गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें लास्ट क्लास के लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कंप्लीटली पढ़ा है उसको स्टार्टिंग से एंड तक का। पहले जो बामर ने दिया था वो स्टेटमेंट पढ़ा है, उसके बाद में हमने टोटल टाइप्स लाइन जितनी भी हैं लाइक लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फून, हैम्फ्री, सारी लाइन्स को डिटेल्स में पढ़े। वीडियो के लास्ट के अंदर हमने एक फार्मूला डिराइव करके छोड़ा था। उसके लिए मैंने ये बोला था कि आप लोगों को उसके बेस पे न्यूमेरिकल में अगले लेक्चर में बताऊंगी। तो पहला जो फार्मूला था वो तो ये था म्यू बार इक्वल्स RH 1/n1² - 1/n2²। ओके, इसके लिए देखो मैंने ये बताया आपको कि n1 इज़ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल एंड n2 इज़ द हायर एनर्जी लेवल। कैसे? जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये आ गया, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम n = 5 to n = 2 एनर्जी लेवल। एक हाइड्रोजन एटम है n = 5 से n = 2 के अंदर ट्रांजिशन करता है। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो आपको म्यू बार कैलकुलेट करना है। RH की वैल्यू आपको पता है 109,677, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स है। 1/n1 लोवेस्ट एनर्जी लेवल कितने में आ रहा है? 2 में, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 से आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे 25 - 4 19/25 × 4 आ जाएगा। डाटा को कैलकुलेट करिए और क्या आ जाएगा नंबर। मान लो कि इस तरीके से आया गया कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट कर रहा है n = 7 to n = 3 में। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर। समझ आई बात? तो जो एनर्जी लेवल दे रखी है उसमें लोअर एनर्जी लेवल ये होगा और हायर एनर्जी लेवल ये होगा। अगर ऐसा नहीं दे रखा है, ऐसे दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम n = 2 to n = 5, है ना, कहाँ से कहाँ तक? 2 से 5 में। इस बार मतलब जाने के लिए पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ जाएगा, तो जाएगा वो तो यहाँ पे आ रहा है। और ये तो इसके अंदर कई बार ये होता है कि कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, मतलब वापस आने वाली जो स्टेप होती है वो यहाँ आती है। तो 2 से चल रहा है, 5 में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें माइनस आ जाएगा। तो उसके अंदर कई बार ये हो जाता है प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस जो है ना वो मैथमेटिकल टर्म नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ ये शो कर रही है इफ़ द एनर्जी इज ऑब्टेन इन पॉजिटिव साइन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब द एनर्जी, और इफ़ वी ऑब्टेन द नेगेटिव साइन देन इट शो द इमिशन ऑफ एनर्जी, है ना। एब्जॉर्प्शन और इमिशन को शो करती है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है इसका। अब देखो लास्ट टाइम अपन ने ये देखी है n × n-1, ठीक है। n × n-1 को आप ये देखो कि अगर आपके पास में ये होता कि कोई भी इलेक्ट्रॉन n = 5 से 2 में ट्रांजिशन करता है, 5 से 2 में, ठीक है, या फिर यूँ आ जाता है 5 से 1 में ट्रांजिशन करता है, तो आपके पास में n की वैल्यू कितनी है? 5। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू 5 है। तो इसके अंदर आप n की वैल्यू रखो, 5 × 5 - 1 कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 2। तो स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी आएंगी? 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी, है ना, 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी। वैसे भी अगर आप करना चाहोगे तो 5 से अगर गिर रही है स्पेक्ट्रल लाइन्स, तो 5 से पहले 1 में आने वाली लाइन कितनी होगी? 5 से आएगी, 4 से आएगी, 3 से आएगी, 2 से आएगी। इस तरीके से एक लाइन कहाँ से आ रही है? 5 से, 4 से, 3 से, 2 से। कितनी लाइन हो गई? 4। अगली 2 के अंदर आएगी तो कितनी आएंगी? 1 2 3, ठीक है, कितनी हो गई? 7। ये कितनी आ रही है? 2, और ये लास्ट कितनी आ रही है? 1। टोटल मिलके कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स हो गई? 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स हो गई। तो जब n × n-1 निकालो, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है मेरे पास आगे। इन द लाइमन सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम n = 5 to n = 1 की लाइमन सीरीज है जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन n = 5 से n = 1 में ट्रांजिशन करना है। फाइंड आउट द पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। तो कितनी मिलेंगी? कितने से कितने में ट्रांजिशन है? 5 to 1 में है। 5 to 1 के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ लाइन्स निकालना है। तो कहाँ से आ रही है? 5 से 1 तक। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 है। तो n = जब 5 है तो आप इसको करोगे n × n-1, और n × n-1 की जगह पे आप रख दो इसको 5 × 4, क्योंकि n-1 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। देन इसको सोल्व किया, कितनी लाइन्स आ गई? 10 लाइन्स आ गई। एक दूसरी थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, वो देखो इन द बामर सीरीज़। बामर सीरीज़ का मतलब क्या समझोगी?
हायर एनर्जी लेवल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट इनटू n इक्वल टू, ये है ना सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर आएगा। तो सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर आने के लिए देखो, इन बामर सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम 6th लेवल टू सेकेंड एनर्जी लेवल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइन्स। कि इसके अंदर ये दे रखा है कि बामर सीरीज के अंदर एक इलेक्ट्रॉन 6 से 2 के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है, तो उसके लिए कितना होगा, फॉर्मूला आप वही लगा के रखें, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 भी है बेटा ये, n इंटू एन माइनस वन। बट यहाँ पे एक एनर्जी लेवल 6 है, एक 2 है। जब फर्स्ट में आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, n इंटू एन माइनस वन लगाओ, हाईएस्ट एनर्जी लेवल को लेकर के वैल्यू सोल्व कर लो। जैसे 6 to 1 आता तो 6 ले लेते, जैसे 5 to 1 आया तो 5 ले लिया, 4 to 1 आया तो 4 ले लिया, है ना। तो जिस भी एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है n इंटू एन माइनस वन में। लेकिन अगर वो n इक्वल 3 में आता है, 4 में आता है, तो आपको कैसे निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है डेल्टा n प्लस वन। डेल्टा हमेशा होता है n2 माइनस n1, तो कहाँ से आ रहा है, 6 से, किस में, 2 में, प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे अपन, दोबारा से सुनो ये बात, n इक्वल्स कितने में जा रहा है, 6 to 2 में जा रहा है, 6 से 2 में जा रहे हैं। तो जब 1 में आता है तब तो फॉर्मूले में डायरेक्टली हाईएस्ट वैल्यू रख देते हैं, 1 का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर अदर सेल के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो n की वैल्यू निकालते कैसे, डेल्टा n प्लस वन, तो 6 माइनस 2 प्लस 1, देन आ गया 5। अब इसको रखेंगे 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, देन 2 लाइन्स। अगर इसमें ये होता कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम 7 to 3rd लेवल, है ना, n इक्वल 7 to n इक्वल 3rd लेवल में जा रहा है, तो डेल्टा n निकालते, 7 में से 3 4 प्लस 1, है ना, डेल्टा n 7 माइनस 3 4 प्लस 1, टोटल मिल के कितना आ जाता, 5 आ जाता। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन 7 इक्वल्स n इक्वल 2 में जा रहा है तो कितना आ जाता, 5, 5 प्लस 1 6, n की वैल्यू 6, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तो था स्पेक्ट्रल लाइंस को फाइंड आउट करने का तरीका, जिसके अंदर आप ये न्यूमेरिकल आपने देखा है। दोनों ही तरह के न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से निकालना है, तो सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस रखना है ये जो फॉर्मूले E इक्वल्स एच न्यू, ई इक्वल्स एच सी अपॉन लैम्डा, न्यू बार इक्वल्स 1 अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल्स सी अपॉन लैम्डा, है ना। ये जो रिलेशंस हैं आपको ध्यान रहनी चाहिए। और दूसरी बात, इनकी यूनिट पता होनी चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल में जैसे ही यूनिट दे आप उसको कैच कर पाएँ कि अगले ने आपको क्या दिया और क्या पूछा है। जब इतना पता चलेगा तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोहर एटॉमिक मॉडल। देखो लास्ट में पहले अपने देखा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को आगे डेवलप करने के लिए बाद में कौन सा आया था, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए कौन आएगा, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर के लिए हमने वेव नेचर को तो डिफाइन करने के लिए यही पढ़ी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइक वेवलेंथ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी फंक्शन। और पार्टिकल नेचर के लिए हमने देखा है ब्लैक बॉडी क्या होती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अपने आप में दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉडी भी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी दोनों ही ऐसी इंसिडेंट होती हैं विच शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब देखो बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ दी थी, तो मैं जो रदरफोर्ड मॉडल है उसकी ड्रॉबैक्स बता रही हूँ। जैसे रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या थी, पहली उसने ये कहा था कि ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेट इन द सेंटर ऑफ एटम दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर, कि बहुत छोटे से हिस्से के अंदर पॉजिटिव चार्ज उसका क्या रहेगा, कंसनट्रेट रहेगा, और इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर की तरफ चक्कर लगाते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इतना सारा पॉजिटिव चार्ज एक एक इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन 1 by 1 करके कहाँ आ जाएंगे, न्यूक्लियस में आ जाएंगे। ऐसा करने से तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात उसने ये बोली थी कि एक इलेक्ट्रॉन लगातार अट्रैक्शन फोर्स में रहता है न्यूक्लियस से और फिर सर्कुलेट होता रहता है। अगर इतना हैवी न्यूक्लियस अगर उसको अंदर की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स से उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो सर्कुलेट होता हुआ इलेक्ट्रॉन अंदर गिर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। तीसरी बात उसने कहा था कि लगातार इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो अगर कोई भी पार्टिकल रेगुलरली मूव करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है।
और एनर्जी कम होगी तो उसका पाथ छोटा होगा, पाथ छोटा होने से विद इन फ्यू टाइम दैट विल बी ड्रॉप आउट। तो ऐसा नहीं होता है कि मूवेबल इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके ऊपर क्या हो कि है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होती हो, सारा न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता हो, सर्कुलेट होते हुए इलेक्ट्रॉन को हाईली अट्रैक्शन फोर्स फील होता हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसा होता तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। तो उसने उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स ली थी, है ना। तो उसका जो बोहर का मॉडल है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है किस पे बेस्ड है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या बताती है कि किसी भी सब्सटेंस की ये पार्टिकल नेचर को ज़्यादा बताती है, वेव नेचर को कम बताती है ना। क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड इसी पे है कि ईच पार्टिकल हैव मोर पार्टिकल नेचर देन द वेव नेचर, की किसी भी जैसे लाइट वगैरह है, स्मॉलर और अदर वेव्स वगैरह है, तो उनके अंदर पार्टिकल नेचर ज़्यादा होती है। पार्टिकल नेचर को ऑथेंटिक मानता है, वेव नेचर को नहीं मानता है। तो देखो उसका जो फर्स्ट पॉइंट था उसको देखें। इन एन एटम न्यूक्लियस वेयर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कंसनट्रेट दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। ये बिल्कुल ठीक थी उसकी बात कि एटम के सेंट्रल पार्ट में जिसका साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, कंसनट्रेटेड रहते हैं। ये तो ठीक था, लेकिन उसके अंदर क्या था, ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन देर आर, तो उसने पहले जो उसने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर सर्कुलेट अराउंड द न्यूक्लियस, पर उसने फिर ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो उसने ये कहा था कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस से हाईली क्या रहेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे। उसका कंक्लूजन उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने का क्या कारण होता है, कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने का यही कारण होता है, जैसे मान लो कि ये एक एटम है, ठीक है। इस एटम के ऊपर, इस एटम के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे अंदर ही अंदर की तरफ फोर्स लगता रहेगा, तो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ड्रॉप आउट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ जितना फोर्स लगता है उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगता है। ए फोर्स which is applied towards the nucleus, that is centripetal force. I repeat the statement. A force which is applied towards the nucleus, that is centripetal force, and its value equal ZE square upon R. Okay. And the second force which is applied towards the periphery, that is centrifugal force, F equals mv square upon R square. दो तरह के फोर्स होते हैं, ZE square upon R square, सॉरी ZE स्क्वायर अपॉन आर, और MV स्क्वायर अपॉन, सॉरी ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड MV स्क्वायर अपॉन आर। रिपीट कर रही हूँ कि अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है वो होता है ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो होता है MV स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। ये फोर्स जो होता है इसमें आर क्या है, न्यूक्लियस है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी है, और आर क्या है, वही रेडियस है। दोनों फोर्स क्या रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, और बैलेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर्कुलेट करता है। ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन देर आर टू फोर्सेज बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसकी वैल्यू कितनी है, MV स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, बाहर की तरफ वाले फोर्स की वैल्यू है MV स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोथ आर बैलेंस्ड, दोनों की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। सो द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट इन द ऑर्बिटल, दोनों की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से बाहर की तरफ मूव करता है और ना ही अंदर की तरफ गिरता है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट था बोर मॉडल का वो था ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स MV स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल आउट कर दो, ZE स्क्वायर अपॉन आर इक्वल MV स्क्वायर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था कि ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन फील टू टाइप्स फोर्स, फर्स्ट वन इज द सेंट्रीपिटल एंड अदर इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोथ आर बैलेंस्ड विद ईच अदर, सो द इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलेट पाथ। ओके। सेकंड जो स्टेप था उसके अंदर ये था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे ये देखिए कि पहला सेल दूसरा सेल, तो या तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में होगा या सेकंड सेल में होगा। द एरिया बिटवीन टू सेल्स, whereas the density of electron is 0, कि दो एनर्जी लेवल्स जिनके बीच में गैप होता है वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसको अपन नोडल प्लेन बोलते हैं। तो बोहर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी जगह पे प्रेजेंट होगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2π का मल्टीपल होगा। तो ये स्टेटमेंट सुनिए, इलेक्ट्रॉन कैन
only present at that orbital where has the angular momentum of electron, that is mvr. angular momentum की वैल्यू कितनी होती है, mvr इक्वल्स NH अपॉन 2 पाई, कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिटल में सर्कुलेट करेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स NH अपॉन 2 पाई होगी। बोर मॉडल का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, पहला तो था जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, एम वी आर इक्वल्स NH अपॉन 2 पाई। ये उसका सेकंड स्टेटमेंट था, ये उसका क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दो हो गए। एम वी स्क्वायर अपॉन एम वी आर इक्वल्स NH अपॉन 2 पाई, हियर n इक्वल्स 1 2 3 4, कि n जो होता है नंबर ऑफ शेल को शो करता है, इसका वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा, राउंड फिगर में होगा, 1 2 3 होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल इट नेवर एब्जॉर्ब और इमिट द एनर्जी। उसने ये बोला था कि लगातार मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी, उसका पाथ छोटा हो जाएगा, थोड़े टाइम में अप्रॉक्स 10⁻⁻⁶ सेकेंड के बाद में वो क्या हो जाएगा, अंदर ड्रॉप आउट हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। उसने ये कहा था कि when any electron revolving in a particular orbital it never absorb or emit the energy। क्यों, क्योंकि वो एक स्टेशनरी ऑर्बिटल के अंदर मूव करता है। स्टेशनरी ऑर्बिटल का मतलब ये होता है कि जो ऑर्बिटल होता है उसकी शेप जो होती है वो कंप्लीटली राउंड शेप नहीं होती है, वो ओवल शेप होती है। इसलिए उसमें क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एंगल भी चेंज होता है और एंगल के साथ में उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो एंगल और वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ना कि एनर्जी की वजह से। ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होने के साथ में उसकी क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होने से उसको एक फोर्स मिलता है और उस फोर्स की वजह से वो मूव करता है, तो उसको अपन बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिटल, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की मूवेबल कंडीशन के अंदर मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। उसकी एनर्जी सिर्फ डिस्ट्रॉय कब होगी, जब वो या तो हायर लेवल से लोअर में जाएगा या लोअर से हायर में जाएगा। तो एनर्जी तभी डिस्ट्रॉय होती है जब ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है, हायर से लोअर में जाए या लोअर से हायर में जाए, तभी वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। दैट इज डेल्टा ई। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होने की एक ही कंडीशन होती है, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, उसका कोई इशू नहीं है। हायर टू लोअर जाएगा तो इमिट कर देगा और लोअर टू हायर जाता तो एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब एनर्जी का डिस्ट्रॉय होना या फिर रिक्वायर होना डिपेंड करता है एनर्जी लेवल्स के अंदर जंप होने से। एनर्जी जंप फ्रॉम हायर लेवल टू एनर्जी नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिटल इमिटिंग द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जैसे मान लो कि इन दो शेल्स के बीच में जा रहा है तो इन दोनों शेल के गैप पे डिपेंड करेगी। अगर वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इन दोनों की एनर्जी गैप पे डिपेंड करेगी। अगर वो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी उसकी वैल्यू दोनों ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी, हायर लेवल माइनस लोअर लेवल, दैट इज डेल्टा ई इक्वल्स E2 माइनस E1। ठीक है, ये था स्टेटमेंट इसका थर्ड। बोहर मॉडल के 3 ही स्टेटमेंट है, फालतू की बात नहीं याद रखनी आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन moving electron in a orbital circular path, it feel two types forces, centrifugal and centripetal force. Centripetal which feels towards the nucleus and centrifugal which is applied towards the periphery. Both are balanced with each other, that is ZE square upon R square equals MV square upon R। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड याद रखना है, इलेक्ट्रॉन can move on that orbitals which have the angular momentum mvr equals NH upon 2 पाई, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर ना, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट ऑन दोज ऑर्बिटल्स विच हैव द एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स NH upon 2 पाई, या फिर बोल सकते हो एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स मल्टीपल ऑफ H upon 2 पाई,
कि जिनके लिए उनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 का मल्टीपल होती है, उसी के अंदर वो सर्कुलेट करेगा, बीच के ऑर्बिटल्स के लिए नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट उसने बोला था कि ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन इट नेवर डिस्ट्रॉय द एनर्जी बिकॉज इट मूव इन अ स्टेशनरी पाथ। आप लोगों को कितना लंबा चौड़ा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बोला, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। द एनर्जी the exchange of energy only takes place either electron jump from higher to lower or lower to higher energy level, that depends on the energy level difference, that is delta E equals E2 minus E1। ठीक है, इतना ही था इसके अंदर। ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने, इसमें तीन ही पॉइंट याद रखने की बात है। नेक्स्ट अपन देखेंगे बोर रेडियस क्या होती है, बोर एनर्जी क्या होती है, बोर वेलोसिटी क्या होती है, न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। ये इतना सारा जो है आज का बहुत टेक्निकल टॉपिक था, तो इसको आप प्लीज़ बार बार रिपीट करें, याद करने की कोशिश करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। होप सो आपकी क्लास अच्छी चल रही होगी। और एक जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को शो करें। और यूट्यूब चैनल के ऊपर कई बच्चों की ये आई थी कि मैम इसके बाद में कौन सा वीडियो देखें, तो मैंने उसके अंदर सीक्वेंस लगा दिया, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से, तो आपको शायद कोई डिफ़िकल्टी नहीं आए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।